डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 के समाज विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो चलिए जानते हैं आज एक सिंगल शॉट में इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स और हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। कौन कौन से हैं? सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और इतने सारे स्टेट बोर्ड के अलावा उन सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो देखें, सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के परिचय के बारे में, यानी कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो कि हमें इस चैप्टर में जाननी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप देखें लोकतंत्र क्या है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम क्या जानेंगे इस चैप्टर का कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है, यानी कि जनता जिन उम्मीदवारों को अपना वोट डालती है, जिनको बहुमत देती है, जिनको मेजॉरिटी मिलती है, ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वही शासन बन जाता है। यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या है, लोकतांत्रिक शासन है। ऑलराइट, तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को जानेंगे, उसकी कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, आसान से आसान तरीके से कैसे लोकतंत्र को समझा जा सकता है वो सारी बातें जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। ठीक है, जो सरकार के फैसले होते हैं, जो देश से संबंधित फैसले होते हैं, जनता से संबंधित जो फैसले होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? उन प्रतिनिधियों के हाथ में, उन जनप्रतिनिधियों के हाथ में, उन नेताओं के हाथ में जिनको किसने चुना है, जनता ने चुना है। ठीक है, निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। उसके बाद दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, कि किस तरीके से लोकतंत्र में जितने भी चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से होते हैं। उसके बाद देखें, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। जी हाँ, एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डाल सकता है, वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु का जो भी व्यक्ति है वो सिर्फ एक वोट डालेगा, उसके एक वोट को एक ही गिना जाएगा। ऑलराइट, फिर कानून का राज और अधिकारों का आदर। जी हाँ, जो हमारा देश का संविधान है, भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो भी बातें लिखी हैं उन बातों के अनुसार, उन कानूनों के अनुसार ही देश में राज किया जाएगा। उन कानूनों के इर्द गिर्द कोई बात नहीं होगी, यहाँ वहां कोई बात नहीं होगी। और नागरिकों के जितने भी अधिकार हैं, हर एक अधिकार का पालन करना, हर एक अधिकार का आदर करना किसका कर्तव्य है? शासन का कर्तव्य है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम इतना सब कुछ जान लेंगे, फिर जानेंगे कि परिभाषाओं का सारांश क्या है। इतना सारा लोकतंत्र को हमने जाना, उसका सार क्या निकल के आता है। ऑलराइट, फिर देखें लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र क्या है? एक शासन का स्वरूप है। तो लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र को ही क्यों प्राथमिकता दी जा रही है, लोकतंत्र को ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप क्यों माना जा रहा है, वो हम जानेंगे इन पॉइंट्स के जरिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताओं के बारे में, कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन आधारों पर लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद लोकतंत्र के अलावा जो शासन के स्वरूप हैं, यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, गैर लोकतांत्रिक शासन का जो स्वरूप है, जैसे कि तानाशाही, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो लोकतंत्र के अलावा गैर लोकतांत्रिक सरकार के क्या लक्षण हो सकते हैं। फिर लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए गए हैं।
ठीक है, लोकतंत्र के खिलाफ क्या बातें कही गई हैं कि लोकतंत्र किन कारणों से अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक होते हैं, सब कुछ तो अच्छा नहीं ही होता है। तो लोकतंत्र के खिलाफ में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, उनको जानेंगे। उसके बाद जानेंगे लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं, और उसके बाद जानेंगे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, बड़े रूप में अर्थ निकल के क्या आता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इस चैप्टर के परिचय की। अब हम इसके एक एक टॉपिक को डिटेल में जानते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात है यहाँ पर लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो देखें, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहा जाता है लोकतंत्र को। तो ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेसी किससे बना है, डेमोक्रेशिया से बना है। तो यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ क्या होता है, इसको दो शब्दों में बांटा है, डेमोस और क्रेशिया। तो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, तो लोग और शासन यानी कि लोगों का शासन, जनता का शासन। ऑलराइट, शब्द का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखें लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है। सबसे पहली बात तो यह है कि शासन करने का एक तरीका है, एक स्वरूप है, एक रूप है। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। शासकों का चुनाव कौन करता है, जनता करती है, उसे कहा जाता है लोकतंत्र। ऑलराइट, फिर उसके बाद लोकतंत्र जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। और लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। कितना वोट, हर वयस्क नागरिक, वयस्क नागरिक यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर एक व्यक्ति वयस्क नागरिक कहलाता है और वो वोट देने के काबिल होता है। और उसके एक वोट का मूल्य कितना होता है, एक होता है। फिर देखें, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं कानूनों का पालन करके देश का संचालन करती है एक लोकतांत्रिक सरकार, और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है कि जनता को, देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस आधार पर हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार कार्य करती है। ऑलराइट, अब देखें एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा को अपन समझते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं, देश की जनता ही करती है। इसीलिए तो लोकतंत्र कहा गया। लोक यानी कि लोग, तंत्र यानी कि सिस्टम, वो सिस्टम जो देश की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाए, यानी कि जनता की सीधी भागीदारी दिखाई जा रही है। ऑलराइट, और यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, ये जो परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, वहां से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में अंतर क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, उस देश के नागरिक करते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में चुनाव का कोई रोल नहीं है, जनता का कोई रोल नहीं है, शासकों के चुनाव में जनता की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद देखें कुछ उदाहरण हम देखेंगे अलग अलग देशों के। तो सबसे पहले हम म्यांमार की बात करें। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। म्यांमार के जो सैनिक शासक हैं वहां पर कैसा शासन है, म्यांमार में सैन्य शासन है, सेना का शासन होता है। तो सैन्य शासन जो है उसका चुनाव लोगों ने नहीं किया। ठीक है, म्यांमार के लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, म्यांमार के वो लोग जिनका सेना पर नियंत्रण था, वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है, जिनका सेना पर नियंत्रण था वे उस देश के शासक बन गए, लोगों द्वारा नहीं चुने गए। और शासक के फैसलों में जो उस देश का शासक है, सैन्य शासन है, वो जो फैसला लेगा उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है, जनता का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर, आगे बात यहीं पर स्पष्ट समझ में आ गई कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में अंतर क्या है। लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना जाता है, गैर लोकतंत्र में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। ऑलराइट, चलिए अब देखें एक और देश का उदाहरण लेते हैं। तो चिली देश का उदाहरण लें हम तो पिनोशे, ऑगस्ट पिनोशे नाम के एक व्यक्ति थे
वो तानाशाह थे, उन्होंने चिली पर शासन किया था। तो पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। और यही बात किस पर लागू होती है? राजाशाहियों पर भी लागू होती है, जहां पर राजतंत्र होता है। कि जहां राजतंत्र होता है, मोनार्की होती है, वहां तो वंशानुगत शासन चलता है हिरार्की में, कि पहले पिताजी शासन कर रहे हैं, उनके पहले उनके दादाओं ने शासन किया होगा, फिर उसके बाद उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, इस तरीके से एक जनरेशन ही वहां पर शासन करती है। तो चाहे तानाशाही की बात हो, चाहे राजतंत्र की बात हो, वहां लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। फिर हम उदाहरण लें सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं। सऊदी अरब में शासक को शाह कहा जाता है। तो जो शाह है, वहां का राजा है, लोगों द्वारा नहीं चुने गए हैं वो, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। राज परिवार में जन्म लिया, शासक बनते गए। क्लियर? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लेकिन लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किया जाए तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक तरफ क्या कहा गया है कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, लेकिन इस परिभाषा को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन वहां चुनाव होते हैं। अब क्या कारण है कि लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और तब भी लोग जो है चुनाव में भाग लेते, चुनाव प्रक्रिया होती है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं कहे जाते? ऐसे कौन से देश हो सकते हैं? यानी कि लोकतंत्र की एक ही परिभाषा सभी जगह सटीक नहीं बैठती है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। ठीक है, लोगों का शासन यानी कि लोगों ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन ये परिभाषा अगर हम बिना सोचे समझे हर जगह अप्लाई करें तो फिर उन सभी सरकारों को हमें लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, चुनाव तो कई सारे देशों में होते हैं, लेकिन क्या जनता की भागीदारी बराबरी से होती है? ठीक है, जनता की भागीदारी बराबरी से उसमें होती है बिना किसी भेदभाव के? यह सवाल हर जगह खड़ा हो जाता है। तो एक ही परिभाषा सभी जगह सटीक नहीं बैठती है। चलिए, हाँ जी, चलिए तो हम अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा दी है। तो देखें, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, क्या क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में? कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ऑलराइट, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि अक्सर पूछी जाती है, और लोकतंत्र की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि लोकतंत्र क्या है, तो आपको इसी को ही लिखना है, बिल्कुल एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं उसको जान लेते हैं। तो देखें, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। जी हाँ, कैसे? लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों का और लोगों के लिए शासन है। ठीक है, जब जहां जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए काम करेगा, यानी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही है, तो लोगों की भलाई तो है ही इसमें। उसके बाद देखें, लोकतंत्र में प्रभु सत्ता लोगों के हाथों में होती है। क्या बात कही गई? लोकतंत्र में प्रभु सत्ता जो है किसके हाथों में होती है? लोगों के ही हाथों में होती है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। इसलिए जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही शासक होती है। आगे विशेषता बताई गई है कि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति। जी हाँ, जनता राजनीतिक रूप से भी विकास करे, आर्थिक रूप से भी विकास करे और सामाजिक रूप से भी विकास करे। यह है लोकतंत्र की एक शर्त। उसके बाद देखें, लोकतंत्र है क्या वास्तव में? लोकतंत्र शासन का एक रूप है।
ठीक है, कि शासन किस तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं तानाशाही शासन की, अधिनायक तंत्र की, सैनिक शासन की, या फिर राजतंत्र की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें हैं शासन का स्वरूप है। ठीक उसी तरीके से लोकतंत्र भी शासन का स्वरूप है कि इस देश का संचालन कैसे किया जाना चाहिए। जैसे राजतंत्र यानी कि मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है और उस राजतंत्र में, उस मोनार्की में, उस शासन के स्वरूप में वंशानुगत शासन होता जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो वहां के शासन का स्वरूप क्या है कि वहां पर वंशानुगत शासन होगा, राजा का शासन होगा। जैसे ही एक राजा का शासन खत्म होगा, उसका बेटा उसकी गद्दी पर बैठ जाएगा। अब वैसे ही लोकतंत्र भी शासन का स्वरूप है, लेकिन राजतंत्र से एकदम अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, ठीक है, राजा का बेटा गद्दी पर नहीं बैठता। लोकतंत्र में क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, लोगों का शासन। ठीक है, लोग ही, उस देश की जनता ही, उस देश के नागरिक ही अपना शासक चुनते हैं और शासक के द्वारा जनता ही शासन करती है। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। तो लोकतंत्र क्या है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब इससे अनेक सवाल भी उठते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल उठता है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ जाना आवश्यक है, या लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या फैसले वो भी ले सकते हैं जो चुने हुए नहीं हैं। ये सारे सवाल उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि परिभाषा में ही कहा गया है कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन है। तो क्या लोग भी फैसले ले सकते हैं, यानी कि बिना चुने हुए लोग, बिना चुने हुए अधिकारी भी उसमें फैसले ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर दूसरा सवाल क्या उठता है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक कहते हैं। आप इसे लोकतांत्रिक किसे कहेंगे? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। अगर किसी देश में चुनाव हुआ है और आप कह रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, तो कौन से वो तरीके हो सकते हैं, कौन सी वो शर्तें हो सकती हैं कि उन तरीकों या शर्तों को चुनाव के दौरान पूरा किया गया हो, जिससे हम ये कह सकें कि वो देश लोकतांत्रिक देश है। ऑलराइट, चलिए फिर अगला सवाल क्या उठता है। अगला सवाल उठता है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। हम कहते हैं कि लोग ही अपना शासक चुनते हैं और लोग स्वयं भी शासक बन सकते हैं। तो क्या लोग, यानी कि उस देश के नागरिक, उस देश की जनता का बराबरी की हैसियत से चुनाव में भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को अधिकार से वंचित कर सकती है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा भी प्रावधान है, ऐसा भी प्रोविजन है कि वो अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से, लोकतंत्र के अधिकार से वंचित कर सकती है, या फिर चुनाव में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर सकती है, या शासक बनने से वंचित कर सकती है। एक परिभाषा के दम पर कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बशर्ते आप आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहें। ऑलराइट, और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, फटाफट से लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए जानते हैं अब आगे की बात। फिर एक और सवाल उठता है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। सरकार का ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसे आप लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। जनता ने जिस शासक को चुना है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुना है, तो क्या वो नेता अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना जरूरी है, या फिर उनके लिए कुछ सीमाएं तय करी गई हैं, कुछ कायदे कानून तय करे गए हैं कि इनके आगे जाके आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। क्लियर। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर भी करना चाहिए। ठीक है, पूछा गया है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या उस स्वरूप में
नेता अपनी मर्जी से काम कर सकता है या फिर लक्ष्मण रेखा उसके लिए एक तय की गई है कि इसके बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकते? क्या उस स्वरूप में, लोकतंत्र के उस स्वरूप में नागरिकों के कुछ अधिकार भी हैं जिनका आदर करना उस शासक को कंपलसरी है? ये सारे सवाल उठते हैं। चलिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। जी हां, लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं में हमें देखने को मिलता है कि प्रमुख फैसले जो हैं निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। निर्वाचित शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? निर्वाचित यानी कि जिनको जनता ने चुना है, चुने हुए शासक, ठीक है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर की बात यहां पर हो रही है। उनको इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा जनता ने वोट डाल के चुना है। तो प्रमुख फैसले जो हैं, सरकार के प्रमुख फैसले जो हैं, शासन के जो प्रमुख फैसले हैं, निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, एकदम निष्पक्ष तरीके से जनता के वोट के माध्यम से बिना पक्षपात के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल सबसे बड़ी विशेषता है चुनाव की। एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डाल सकता है और उसके एक वोट की वैल्यू कितनी होगी? उसके एक वोट की वैल्यू होगी एक। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ऑलराइट, चलिए फिर है कानून का राज और अधिकारों का आदर। क्या बात कही गई है? कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कि कानून के दायरे में रहकर ही हर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का शासक काम कर सकता है, लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकता है। और आखिरी बात क्या है? अधिकारों का आदर। सवाल क्या पूछा गया था कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप में शासक को नागरिकों के अधिकारों का आदर करना कंपलसरी है? तो हाँ, नागरिकों के अधिकारों का आदर करना भी कंपलसरी है। इन सारी विशेषताओं के जरिए हमें पिछले सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। ऑलराइट, चलिए अब इन सब सारी विशेषताओं को अपन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी? सबसे पहली विशेषता थी प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण। ऑलराइट, तो पाकिस्तान को तो सभी जानते हैं ना। चलो जल्दी से कमेंट करके आप सभी बता दें कि पाकिस्तान, देखो भारत का पड़ोसी देश तो है ही, पाकिस्तान भारत से किस दिशा की ओर है? अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, आपने भारत का मानचित्र देखा होगा और उसके पड़ोसी देशों का मानचित्र देखा होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि भारत से किस दिशा में पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान के उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में कैसे होते हैं। आइए समझते हैं। पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट के बाद, 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया था, यानी कि सरकार पलट गई थी। कैसे पलट गई थी उसको समझते हैं। तो पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बनाए गए। ठीक है, इनका नाम याद रखना है भाई साहब, और ये सन भी याद रखना है। तो 1999 के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए और बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया इन्होंने कि हम ही इस देश के राष्ट्रपति हैं और संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार, संविधान में भी इन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए और सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार किसको सौंप दिए? एक ऐसी परिषद को सौंप दिए जिस पर सेना का प्रभुत्व था। किसका अधिकार था? सेना का अधिकार था। और ये भी कौन थे? एक जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। ऑलराइट, और चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। इन्होंने क्या किया? 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और वहां के मुखिया बन गए। बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और प्रमुख फैसलों को किसके हाथ में सौंप दिया? लेने का अधिकार किसके हाथ में सौंप दिया? एक ऐसी परिषद जिस पर सेना का प्रभुत्व यानी कि सेना का अधिकार था। और जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो जनता ने वहां के प्रतिनिधि चुने थे, उनसे फैसले लेने के अधिकार छीन लिए। एक तरीके से कहा जाए तो चुने हुए प्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के अधिकार नहीं थे। लेकिन हम बात करें किसकी? भारत देश की बात करें। ठीक है,
हम भारत के हैं, हम भारत की ही बात करेंगे तो हम भारत देश की बात करें तो भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है। यहाँ के शासन का स्वरूप क्या है? लोकतंत्र है। ऑलराइट, तो क्या भारत में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति खुद को मुखिया घोषित करके राष्ट्रपति बन जाए, सेना के हाथ में सारे फैसले सौंप दे और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे अधिकार छीन लिए जाए कि भाई साहब आप फैसले नहीं ले सकते? ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो भारत में प्रमुख फैसले कौन लेता है? निर्वाचित नेता ही लेते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन पोलैंड का। देखें तो इसी प्रकार पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार के द्वारा। क्योंकि किसका शासन चल रहा था? सोवियत रूस की कम्युनिस्ट का शासन चल रहा था, साम्यवादी दल का शासन चल रहा था। तो पोलैंड में कौन निर्णय लेता था? पोलैंड में लेता था कम्युनिस्ट शासन, सोवियत रूस का शासन था, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार। इसीलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, अगर वो फैसले लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, शासन का स्वरूप लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ऑलराइट, चलिए अगली बात, अगली विशेषता के साथ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र की अगली विशेषता, तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और मतदान तक पहुंचने वाली निष्पक्ष प्रक्रियाएं, मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं की उचित गिनती और सभी दलों द्वारा चुनाव परिणामों की स्वीकृति होती है। ठीक है, अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कैसे होते हैं? भाई देखो, मतदाता होता है, ठीक है, मतदाता मतदान करेगा, मतदान हुआ, ठीक है, मतदान हुआ तो निष्पक्ष वोटों की गिनती, ठीक, वोटों की गिनती और जितनी वोट जिसके पक्ष में आई तो चुनाव परिणाम की घोषणा, और चुनाव परिणाम की घोषणा, और जो भी चुनाव परिणाम आएगा, ठीक है, तो परिणाम को स्वीकार भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? कैसे चुनाव होते हैं? भाई मतदाताओं की एक लिस्ट बनती है, ठीक है, और योग्य मतदाताओं की ही बनती है। योग्य मतदाता यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का वयस्क व्यक्ति। ऑलराइट, ठीक है, तो एकदम निष्पक्ष रूप से लिस्ट बनती है, सूची बनती है मतदाताओं की। मतदाता एक निश्चित तारीख पर, जो तारीख चुनाव की तय करी जाती है, उस दिन मतदान करते हैं। मतदान जब कंप्लीट हो जाता है तो निष्पक्ष वोटों की गिनती होती है बिना किसी पक्षपात के, और जब वोटों की गिनती हो जाती है तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आते हैं चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाती है, और हर एक पार्टी को वो चुनाव परिणाम स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? अब इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तो देखें, चीन के उदाहरण की हम बात करें, ठीक है, तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद, ठीक है, चीन की संसद के लिए हर 5 साल बाद क्या होता है? नियमित रूप से चुनाव होते हैं। भारत में भी ऐसा होता है, यानी कि एक समय अंतराल निश्चित है कि इतने वर्ष बाद चुनाव आयोजित करे जाएंगे, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की बात हो रही है, चीन की संसद राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। फिर चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब यहां आया ट्विस्ट, किस तरीके का कि जितने भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और सरकार किसकी बनेगी? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो लोकतंत्र कहां गया? कहीं नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं वहां, कहा जाए तो। क्यों? चुनाव तो हो रहे हैं 5 साल बाद। बाहर से देखने में लग रहा है कि भाई चीन में हर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन पार्टी हर साल किसकी बन रही है? कम्युनिस्ट पार्टी की बन रही है। उम्मीदवारों को कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ रही कि भाई साहब हम चुनाव में खड़े हो कि नहीं हो। क्लियर? चलिए, लेकिन क्या भारत में ऐसा है? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये है अपनी प्रक्रिया। क्लियर? चलिए
मैक्सिको का उदाहरण लेते हैं अब हम। ठीक, तो मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ऑलराइट, वहां कभी तानाशाही या फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई, ना तो कभी तानाशाही शासन आया ना कभी फौजी शासन आया, परंतु हर बार PRI नामक राजनीतिक संगठन ही चुनाव जीता। भाई चुनाव भी है, हर 6 साल में करा रहे हैं। तानाशाही शासन भी नहीं आया, फौजी शासन भी नहीं आया, यानी कि सेना का शासन भी नहीं आया, फिर भी हर बार एक ही पार्टी जीत रही है, PRI ही जीत रही है। भाई क्यों? वहां विपक्षी दल भी हैं, ठीक है, विपक्षी दल भी हैं, यानी कि दूसरी पार्टियां भी हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इस पार्टी के नियंत्रण में हो रहा है। किसके? PRI के नियंत्रण में होता था। और विद्यार्थियों को कहा जाता था, जो मैक्सिको के विद्यार्थी थे उनको कहा जाता था कि भाई घर जाके अपने पेरेंट्स को कहना कि आप PRI को ही वोट दें। ठीक है, और सरकार, मीडिया, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को PRI के लिए ही कार्य करना पड़ता था, यानी कि उसका बोलबाला इतना था कि सरकार उसकी ही बनेगी, सभी उसके दबाव में रहते थे। ऑलराइट, इसीलिए केवल चुनाव करवा देना भर ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होने चाहिए। अब बात समझ में आई? चुनाव तो भैया हर जगह हो रहे हैं, लेकिन चुनाव करा देना ही लोकतंत्र की निशानी नहीं है। चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि बिना पक्षपात के होने चाहिए। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें अगली विशेषता है कि व्यक्ति एक वोट एक मोल, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डालेगा और उस एक वोट की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी। ऑलराइट, तो विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत होता क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक देश का नागरिक जब वो 18 वर्ष का हो जाए तो उसे वोट डालने का अधिकार है, यानी कि हर एक वयस्क नागरिक जो कि 18 वर्ष या 18 वर्ष की आयु से अधिक होता है उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। बस सिंपल, इतनी सी बात है। परंतु आज भी विश्व के अनेक देशों में सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार नहीं है कि सभी लोग समान रूप से मतदान कर सकें। कैसे? इसको भी एग्जाम्पल के साथ अपन समझते हैं। तो क्या उदाहरण दिया है? हमें उदाहरण दिया है भाई साहब सऊदी अरब का। सऊदी अरब का क्या एग्जाम्पल दिया है? सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था भाई साहब। तो क्या यहां पर समानता की बात है? क्या यहां पर इक्वालिटी की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी को, वह हर व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उससे सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। लेकिन सऊदी अरब में क्या किया जा रहा है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया में क्या था? एस्टोनिया में रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया में जो रूसी लोग रहते हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब समझ में आया? नहीं आया तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आपको बताऊंगी। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फिजी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिजी में क्या है? फिजी में वहां के मूल निवासी और भारतीय लोगों के वोटों के मूल्य में अंतर इस बात को इंगित करता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। फिजी की क्या बात है? फिजी में वहां के मूल निवासी और भारतीय लोगों के वोटों के मूल्य में अंतर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो है भारतीय लोगों के वोटों के मूल्य में अंतर, ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि एक वोट का मूल्य कितना होगा? 1 वोट ही होगा, लेकिन भारतीय लोगों के मूल्य में वहां पर अंतर दिखाई देता है वोट के मूल्य में। ठीक है, यानी कि उस देश में सभी लोगों को समान मताधिकार नहीं है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है। क्लियर? लेकिन लोकतंत्र किसकी बात करता है? लोकतंत्र बात करता है कि हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि यहां पर बात कही गई है 1 पर्सन 1 वोट
और वन वैल्यू। ऑलराइट, एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डाल सकता है और उस एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया नेताजी के लड़के आए हैं या कह रहे हैं कि चाचा विधायक हैं हमारे, तो हमारे एक वोट का मूल्य 2 होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब है अगली विशेषता, कानूनों का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो देखें, यह सुनिश्चित करके एक महत्वपूर्ण कार्य करता है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित हैं और सभी नागरिकों की समानता और गरिमा खतरे में नहीं है। जिस देश में कानून का राज है, संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के चलते ही देश का शासन चलाया जाता हो और उस देश के संविधान ने उस देश के नागरिकों को जो भी अधिकार दिए हैं, तो हर शासक का यह कर्तव्य बनता है, हर एक सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उस देश के नागरिकों के अधिकारों का आदर करें। और अगर किसी देश में ऐसा होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? हाँ जी भाई, लोकतंत्र है उधर। ऑलराइट, तो अगर ऐसा है तो क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रताएं सुरक्षित है, नागरिक आजाद हैं, नागरिक अपनी मर्जी से वहां पर जी सकते हैं। ऑलराइट, नागरिकों की समानता और गरिमा खतरे में नहीं है। उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। तो देखें, उदाहरण लिया गया है यहाँ पर जिम्बाब्वे का। कहाँ का? जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे में 1980 में आजादी प्राप्त होने के बाद से ज्यादातर समय किसका शासन रहा? रॉबर्ट मुगाबे का ही शासन रहा है। किसका? रॉबर्ट मुगाबे का ही शासन रहा है इतने लंबे समय से, 1980 से। और वह एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। भाई इतने लंबे समय से शासन चल रहा है, मतलब लोकप्रिय नेता है, पॉपुलर है लोगों के बीच में। परंतु चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया। रॉबर्ट मुगाबे ने चुनाव जीतने के लिए क्या किया? 1980 से अब तक शासन क्यों चल रहा उनका? क्योंकि उन्होंने हर प्रकार से मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया जिन्होंने उनकी सरकार का विरोध किया। ठीक है, यानी कि विरोध को दबाया कि कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता। और इस प्रक्रिया में कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का भी अतिक्रमण हुआ है। यानी कि ना तो वहां कानून का राज चला और ना ही लोगों के अधिकारों का आदर किया गया। तो क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। जिस देश में ना कानून का राज हो, ना अधिकारों का आदर हो, वो देश लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ऑलराइट, चलिए, अतः जरूरी क्या है? अब बताओ भाई, जरूरत किस चीज की है? कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर नागरिकों के अधिकारों के आदर के साथ साथ नागरिकों को स्वतंत्रता भी दी जा रही है, तब हम कहेंगे कि वो देश लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद देखें, इसी प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है, अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार बनती है, सरकार चुनाव जीतती है, तो वो इस आधार पर मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, बल्कि उसे अल्पसंख्यक समूहों को दी गई गारंटी का भी आदर करना पड़ता है। यानी कि समाज के हर एक वर्ग का, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, सबका आदर करना होगा। इसीलिए अब क्या निष्कर्ष निकल के आता है? इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। कि सरकार को कुछ सीमाएं दी गई हैं, कुछ लिमिट दी गई हैं, उन कायदे कानूनों के अंदर ही काम करना होगा और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। ऑलराइट, चलिए देखें, अब परिभाषाओं का सारांश अपन समझते हैं। इतनी सारी चीजें हमने जानी, उसका सार क्या निकल के आता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। ये बात तो हम जान ही चुके हैं। जब तक लोग वोट नहीं देंगे, शासन का चुनाव कैसे होगा? सरकार का चुनाव कैसे होगा? ठीक है, सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि लोकतंत्र की पहली निशानी है जनता द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव होना।
ठीक है, किसका? अपने नेता का, अपनी सरकार का। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। क्या बात कही गई है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो सारांश निकल के आ रहा है, वो बात अब आपको बताई जा रही है। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध करवाता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। लोगों के पास कई सारे विकल्प होते हैं। कई सारी पार्टीज जो हैं चुनाव में खड़ी होती हैं कि नहीं होती भाई, ठीक है। इस तरीके से कई सारी पार्टी होती है और उनके अलग अलग क्या होते हैं? चुनाव चिन्ह होते हैं। जनता को लगता है कि भाई वर्तमान सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, हमें पसंद नहीं आ रही, हमारे हित में काम नहीं हो रहा, तो हम इस बार उसको वोट क्यों दें? वो उनके पास, जनता के पास दूसरा विकल्प होता है, ऑप्शन होते हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को भी वोट दे सकती है और वर्तमान सरकार को बदल सकती है। ऑलराइट, फिर देखें, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। ये जो विकल्प और अवसर हैं, अगर लोकतंत्र की बात है तो इस तरीके के विकल्प, ऑप्शंस, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। जो लोकतांत्रिक रूप से, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोजित करे गए थे और उस चुनाव के द्वारा चुनी गई जो सरकार है उसको क्या करना होगा? जो संविधान में नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं उनका आदर करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, ठीक है। और उन्हीं कानूनों के चलते शासन को चलाना होगा और जितने भी नागरिकों के अधिकार हैं उनका आदर करना होगा, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने से बचाना होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया परिभाषाओं का सारांश और आगे बात आती है इसी में। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। क्या है लोकतंत्र? अपन ने जाना था कि शासन का एक स्वरूप है, एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक से अधिकार होते हैं, समान अधिकार होते हैं। और एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। क्या बात कही गई है? लोकतंत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये तीन तरीके के न्याय मिलने ही चाहिए, ठीक है। लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है, सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। ऑलराइट, और देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रताओं से क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्वतंत्रता की, ठीक है। सामाजिक स्वतंत्रता, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। किसी के प्रति भी किसी भी तरीके का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीति में भाग लेने की जो है अपॉर्चुनिटी या अवसर या मौका सभी के लिए है। सभी व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। जो व्यक्ति जिसको वोट डालना चाहे वो डाल सकता है, जो व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहे, चुनाव लड़ना चाहे, लड़ सकता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो। जैसे कि हम भारत देश की बात करें तो भारत विविधताओं वाला देश है। कई सारे धर्म के व्यक्ति हमारे भारत देश में निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। इनमें बहुसंख्यक भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। लेकिन संविधान जो है किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। और अगर उस देश में धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव किए जाते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। ऑलराइट,
क्लियर हो गई बात? यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से सभी के साथ न्याय किया जाएगा और इतनी ही प्रकार की स्वतंत्रताएं सभी को समान रूप से प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऑलराइट, चलिए अब लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखें, नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था करी गई है एक लोकतांत्रिक सरकार में। उसके बाद राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जो भी व्यापारी हैं अपना अपना व्यापारिक संघ बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। प्रेस को पूर्ण आजादी यानी कि मीडिया की आजादी। किसकी आजादी? मीडिया की पूरी आजादी है। ठीक है, क्लियर? मीडिया की आजादी किस आर्टिकल में है भाई? किसी को कुछ पता है इस बारे में? आर्टिकल 19 क्लॉज ए। ऑलराइट, चलिए अब लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं देखी हैं तो अब हम ये जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार दूसरी सरकारों से यानी कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों से कैसे अलग है। अब कैसे अलग है तो उसको जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? गैर लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण जानने पड़ेंगे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कैसी होती हैं, तभी हम इनमें अंतर बता पाएंगे। ऑलराइट, और ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर क्या है। तो चलिए जानते हैं। देखें, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण देखें। लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। अगर किसी देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार है तो उस देश के नागरिक उस देश की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। अगर उस देश के नागरिकों को सरकार की कुछ नीतियां, पॉलिसीज, प्लान या योजना पसंद नहीं आई है तो किसी भी आधार पर आलोचना नहीं कर सकते, कि सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। भारत में तो खुलेआम सड़कों पर लोग विरोध करते हैं। ठीक है, फिर गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? शासनकर्ता ही सर्वे सर्वा होता है। क्या बात कही गई है? शासनकर्ता ही सर्वे सर्वा होता है। जो राजा है वही सब कुछ है, बाकी और कोई कुछ नहीं है। राजा ने जो बोला तो डंके की चोट पर वो बात सबको माननी पड़ेगी। क्लियर? जो राजा ने कहा वो पत्थर की लकीर हो गई। उसके बाद देखें, विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भाई दूसरी पार्टी ही नहीं है, किसी को मौका ही नहीं है, विपक्षी दल कहां से आएगा। ठीक है, फिर क्या है? मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को या व्यापारियों को एक गैर लोकतांत्रिक देश में अपना एक संघ या अपना संगठन बनाने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर संघ या संगठन बन गया तो भाई वो राजा के विरोध में ना बोलने लगे। तो इससे अच्छा कि भाई हम अनुमति ही नहीं देते कि आप ऐसा कोई संघ या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ठीक है, फिर प्रेस को पूर्ण आजादी नहीं है, मीडिया को कोई फ्रीडम नहीं है दूसरे देशों में, गैर लोकतांत्रिक देशों में। ऑलराइट, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक लोकतांत्रिक देश कैसे गैर लोकतांत्रिक देशों से अलग होता है और लोकतांत्रिक देश में यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी सारी सुविधाएं और आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, न्याय उस देश के नागरिकों को प्राप्त होता है। ऑलराइट, चलिए तो अगर आपसे लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में अंतर पूछा जाए तो बता दोगे ना? क्या कहते हो? जल्दी से बताओ सभी कमेंट करके। अगर एक भी यहाँ का लक्षण या विशेषता समझ में ना आई हो तो वो भी आप पूछें, आपका हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और हाँ जी, अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो तेजी से लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऑलराइट, चलिए अब देखें, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क की बात करते हैं। तो देखें भाई, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, सबसे पहला तर्क क्या आता है? ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में तो बहुत बातें कर ली, अब थोड़े इनके विपक्ष में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छी बातें तो सब कर ली, अच्छी विशेषताएं सारी जान ली। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए गए हैं, जिसमें पहला तर्क है अस्थिरता। क्या है अस्थिरता? तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जनता को पूरा अधिकार है कि भाई हम अपना नेता बदल सकते हैं, हम वोट ही नहीं देंगे उसको। जो पुरानी सरकार है, हम नए लोगों को वोट देंगे, सरकार बदल देंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी किसी और के हाथ में चली जाएगी। तो अस्थिरता कैसी? जब सरकार बदली
तो नीतियां बदलेंगी, पॉलिसीज बदलेंगी, प्लान बदलेंगे, योजनाएं बदलेंगी। पिछली सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, आने वाली सरकार उन योजनाओं को बंद करके अपनी नई योजनाएं चालू कर दे। तो ये क्या है, अस्थिरता है कि एक प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं पाया, उसको बंद कर दिया, आप दूसरे को चालू करने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कहां है, यहां पर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, फैसलों में देरी कैसे होती है, फैसलों में देरी उसको भी जान लेते हैं। तो देखें, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, बिल्कुल है कि भाई हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि मैदान सभी के लिए खुला है लड़ने के लिए, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यही तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की विशेषता है कि कोई भी राजनीति में भाग ले सकता है, अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो। ठीक है, तो क्या है भाई, जब मैदान में सभी खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो जीतना भी सभी को है, सभी की इच्छा है कि हम जीतें, हम जीतें। ऑलराइट, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, सबको सत्ता चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए। यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, यहाँ पे एथिक्स की कोई भी जगह नहीं होती, सबको सत्ता चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना कि फैसलों में देरी कैसे होती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि कोई भी बिल पास होना हो, कोई भी नया कानून बनना हो, यानी कि कोई नया विधेयक आया, उसको कानून बनना है, तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है किसी भी कानून के बनने की, कि पहले वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में जाएगा। ठीक है, जहां से भी बात उठती है, राज्यसभा या लोकसभा, मान लो लोकसभा में सबसे पहले वो बिल आया, वो विधेयक आया। ऑलराइट, अब वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी सहमति होनी चाहिए, और अगर वहां से पास हो गया तो आगे जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास हो गया। ठीक है, फिर कहां जाएगा, ऊपर राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने भी अपनी सहमति दे दी तब वो जाके कानून बनेगा। तो कितने सारे स्टेप से गुजरा, और क्या तुरंत सब जगह से पास हो जाएगा? हर जगह बहस होगी, चर्चा होगी, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां जहां वो गया बिल, ठीक है, तो सबके बीच बहस होगी, कोई उस बात को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो देरी तो होगी। और अगर मान लो कि कहीं से भी बिल पास नहीं होता, लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो गया, पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, अपनी मोहर नहीं लगाई, अपना ठप्पा नहीं लगाया। ठीक है, और कभी कभी उस फैसले को लेने में इतनी देरी हो गई, इतनी ज्यादा देरी हो गई कि तब उस फैसले का कोई महत्व ही नहीं रहा। जो फैसला ऑन स्पॉट लिया जाना था, ऑन टाइम लिया जाना था, अब बाद में हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद आप फैसला ले रहे हो उस पर, तो क्या जरूरत है? तो एक ये भी खामी है, ये भी कमी है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखें, भ्रष्टाचार की संभावना होती है लोकतंत्र में। कैसे होती है? तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता ही है। अभी क्या बताया था कि जो है चुनाव क्या है? चुनाव एक राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता पाने का एक खेल है। ठीक है, एक जंग है। तो सभी को साम दाम दंड भेद, कितना भी पैसा लगे, चुनाव जीतना है। ठीक है, क्यों जीतना है? सबको सत्ता चाहिए और सबको उस कुर्सी पर बैठ के भाई नोट छापने हैं। बात आ रही है समझ में? तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो है महत्वपूर्ण होती है और खर्चीली होती जा रही है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार तो होगा, करप्शन तो होगा ही। क्लियर? फिर अगली बात क्या आती है? सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई आती है। जो हम जैसी आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता बुरा है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। तो सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है, इसीलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो सामान्य लोगों को, जनरल पब्लिक को यह पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, ये हो गई लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क की बातें। अब बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अभी अपन ने करे थे विपक्ष में तर्क। तो देखो भाई, पहला क्या तर्क दिया गया है कि शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला रूप है लोकतंत्र।
कैसे है? तो अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसका प्रमुख कारण मानते हैं। दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था थी, जहां विपक्ष था और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया थी। अब जैसे हम दो देशों की तुलना करें, एक देश है गैर लोकतांत्रिक, एक है लोकतांत्रिक। अब गैर लोकतांत्रिक में क्या होगा? विपक्षी दल होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही राजा है, उसी का बोलबाला है, बस दूसरी पार्टी का नामो निशान ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी पार्टी है, विपक्षी दल है, तो जो वर्तमान मौजूदा सरकार है उसकी आलोचना विपक्षी दल करेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसको बहुत बारीकी से काम करना होगा जनता के लिए, वो सरकार रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जवाबदेह यानी कि उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट, तो एक तो विपक्षी दल है और दूसरी भाई मीडिया भी है। ठीक है, तो मीडिया भी आलोचना कर सकती है और जनता तक सरकार की खबर पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया ही करती है। क्लियर हो गई बात? और चीन की सरकार ने इस प्रकार की किसी भी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा, ना विपक्षी दल को उतना महत्व दिया, विपक्षी दल है ही नहीं, ना मीडिया को महत्व दिया। ऑलराइट, इसीलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उस जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है जिस जनता ने आपको चुना है। ठीक है, अब जिस जनता ने आपको चुना है तो जनता का विरोध भी सहना पड़ेगा, जनता की सहमति भी स्वीकार आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, अगला तर्क क्या दिया है लोकतंत्र के पक्ष में? बेहतर निर्णय लेने की संभावना। क्या दिया है? बेहतर निर्णय लेने की संभावना। कैसे होती है बेहतर निर्णय लेने की संभावना? तो देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने जाना था कि सबसे पहले जैसे मान लो कोई बिल लोकसभा में आया, ठीक है, फिर वही कहाँ गया? राज्यसभा में गया। ठीक है, अगर दोनों जगह से पास हो गया तो वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब 3 चरणों से उसे गुजरना पड़ेगा। ये क्या है भाई? संसद के 3 अंग हैं। ये क्या है? संसद के 3 अंग हैं। जब किसी बिल को इतने चरणों से गुजरना होगा तो भाई बारीकी से उस पर बातचीत हो रही है। ठीक है, तो निर्णय बेहतर ही लिया जाएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद लिए जाते हैं, जिससे कि गलती की गुंजाइश कम हो सके। जो फैसला लिया गया है उसमें गलती कम से कम हो सके और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। माना कि फैसले लेने में देरी होती है, माना कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो समय पर नहीं लिए जाते, वो बात गलत है, लेकिन कुछ फैसले बेहतर भी होते हैं। ऑलराइट, फिर क्या है? नागरिकों का सम्मान। किस तरीके से? क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को सबसे पहले रखा जाता है, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। जो हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वह किसी और अन्य व्यवस्था में नहीं है। ऑलराइट, चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी। और हाँ, अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, तेजी से लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, अगला तर्क क्या है पक्ष में? मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध रहता है। जी हाँ, अब जैसे भारत में कई सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, कई सारी जाति के लोग रहते हैं, कई सारी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इनके बीच मतभेद, टकराव, झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है, आम बात है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। इसीलिए तो भारत में भाई क्या कहा जाता है? अनेकता में एकता, विविधता में एकता, यानी कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है लेकिन भारत एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। किसकी वजह से? लोकतंत्र की वजह से। फिर क्या है? गलतियों के सुधार के अवसर भी हैं लोकतंत्र में। कैसे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका देता है। कौन? लोकतंत्र। कैसे? अगर मान लो संविधान में कोई भी कानून बना है और
अगर किसी परिस्थिति में वो सही नहीं बैठता है या ऐसा होता है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसमें संशोधन भी हो सकता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें, अब हम जानते हैं लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ क्या निकल के आता है? इतनी सारी बातें लोकतंत्र में हमने जानी, ठीक है। अब उसका सार क्या निकल के आता है वो जान लेते हैं। तो लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वह शक्तिशाली हो या वो नागरिक कमजोर हो, ठीक है, उसकी बात का सम्मान किया जाएगा, यानी कि सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। ऑलराइट, फिर सरकार नागरिकों के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये करें। सरकार को क्या करना चाहिए? अगर नागरिकों की जो बुनियादी सुविधाएं उनको प्रदान करने के लिए कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो। जो भी लोकतंत्र में बातें कही गई हैं, जो भी लोकतंत्र के जरिए देश के नागरिकों के अधिकार हैं, जिनसे नागरिकों को लाभ प्राप्त होता है, वो समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। फिर देखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो। सभी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से समान रूप से देखे जाएं, सभी व्यक्ति सामाजिक रूप से समान रूप से देखे जाएं और सभी व्यक्तियों को राजनीति में भागीदारी लेने की या राजनीति में हिस्सेदारी लेने की समान रूप से स्वतंत्रता हो। ऑलराइट, फिर क्या है? फिर है गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। ठीक है, उस देश में अगर गरीबी है, अशिक्षा है, कम लोग शिक्षित हैं, भुखमरी व्याप्त है, तो इनको सरकारी प्रयासों के द्वारा तत्काल दूर किया जाना चाहिए, इनमें कमी लाई जानी चाहिए। फिर क्या है? आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अब जैसे हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बात करें तो भारत की आबादी कितनी है? आबादी यानी कि जनसंख्या कितनी है? जल्दी बताओ, किसे किसे पता है कि भारत की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी, कितनी है? भारत जो है पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। कितनी जनसंख्या है? 2021 के ताजे आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो देखें भाई कितनी है? 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 140 करोड़ है और 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं भाई, तो 2024 में तो ये प्लस होके 140 करोड़ से ऊपर तो पहुंच ही गई होगी। ठीक है कि नहीं? क्या कहते हो? ठीक है, तो हम इतना बड़ा देश है और हम कहते हैं कि सभी जनता की भागीदारी है, तो क्या आप 140 करोड़ लोगों को एक साथ बैठा के कोई फैसला ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते। उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए भैया अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया है जो कि देश की संसद में बैठा हुआ है और वो सांसद, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका विधायक आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उस क्षेत्र की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर वो सारे मिलके बैठ के फैसला लेते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? ये क्या कहना चाह रहे थे इससे? फिर अगर यह संभव हो, अगर यह संभव भी हो गया कि आप 140 करोड़ जनसंख्या को बिठा भी लो, वैसे तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, और अगर मान लो यह संभव हो भी गया तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता और कौशल नहीं होता। क्या जरूरी है कि उस समय हर एक व्यक्ति के पास समय हो, हर व्यक्ति की इच्छा उस फैसले में भाग लेने की हो? ठीक है, हर व्यक्ति के पास वो क्वालिफिकेशन हो, वो क्वालिटी हो, वो योग्यता हो, हर व्यक्ति के पास वो स्किल हो। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी क्वालिटी है। ठीक है, तो संभव है ही नहीं कि सभी को एक साथ बिठाया जाए, इसलिए चुनाव जैसी व्यवस्था की बात कही गई है जिसमें हर एक निर्वाचन क्षेत्र से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और वो अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट,
तो इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा, यानी कि किसी भी देश में सिर्फ चुनाव होना ही लोकतंत्र की निशानी नहीं होती है। किसी भी देश में वोट देने का अधिकार ही सिर्फ लोकतंत्र की निशानी नहीं होती है। जितनी बात इस चैप्टर के जरिए आपको समझाई गई है, उतनी सारी बातें आपको जानना जरूरी है, तभी आप लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझ सकते हैं। ऑलराइट, और अगर और अच्छे से लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना है तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ जाइए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में इतने बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर के कि वहां से आपको मैं गारंटी देती हूं, वहां से आपको लोकतंत्र का बारीकी से ज्ञान हो जाएगा कि लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक देश कैसे एक दूसरे से अलग है। ऑलराइट, क्लियर? तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आज के चैप्टर में हमने बात करी लोकतंत्र की, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ऑलराइट, और ये चैप्टर जो है मैंने कई सारे पार्ट्स में आपको पढ़ाया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और आज वन शॉट रिवीजन यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के जरिए चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।